हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको कराने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कि कौन मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर के अंदर। तो उसका आंसर आपने राइट डाउन करना है, ए सेल, ए बैटरी और ए पावर सप्लाई एक्सेट्रा हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो ये इसका आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ ए चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। अब इस केस में देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, चार्ज गिवन है कितना, ईच कूलम। उसके बाद यदि बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट बैटरी दे रखी है और आपने क्या निकालनी है, एनर्जी। एनर्जी मीन्स क्या होता है, वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो यहाँ से हम वर्क डन निकालेंगे, W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट, चार्ज की है ईच कूलम 1 कूलम। तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 जूल आ जाएगा। जो जूल है ये SI यूनिट किसकी है, वर्क डन की भी है और ये एनर्जी की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि वाई आर द कोयल ऑफ ए इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ ए एलॉयज रादर देन ऑफ ए प्योर मेटल। अभी इस क्वेश्चन को अंडरस्टूड कीजिए बच्चों, कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, उनकी जो कोयल होती है, उनके अंदर इनबिल्ट कोयल होती है, वो किसकी बनी होती है, एलॉयज की बनी होती है एज कम्पेयर टू द प्योर मेटल। अब इसका आंसर आपने राइट डाउन करना है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए एलॉयज इज हायर देन दैट ऑफ ए प्योर मेटल। It does not corrode easily. Moreover, even at a high temperature, the alloys do not melt readily because coil on a heating appliance such as a toaster or electric iron made of a alloys rather than of a pure metal. अब इसमें हमने क्या सीखा, कि जो रेजिस्टिविटी होती है किसकी, एलॉयज़ की, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी प्योर मेटल, इसलिए कोरोड्स नहीं हो पाते ईजिली। ठीक है ना। वैन एवर इट ए हाई टेम्परेचर, चाहे कोई भी हाई टेम्परेचर भी क्यों ना हो, इसलिए एलॉयज डू नॉट मेल्ट रेडली। तो एलॉय जो होता है उसके वो मेल्ट नहीं हो पाता किसी भी हाई टेम्परेचर के ऊपर, और जो प्योर मेटल है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है किसी भी हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो इसलिए कोयल ऑफ ए हीटिंग अप्लायंस सच एज ए टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन, कि जो भी कोयल होती है वो हीटिंग अप्लायंस के अंदर यूज़ की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर या इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, वो किसकी बनी होती है बच्चों, एलॉयज की एज कम्पेयर टू दी प्योर मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वाई डज द कोड ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। अब यहाँ पर जो कोड होती है बच्चों, कोड का मतलब क्या है, ये कि वायर, कि जो वायर होती है इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर वो ग्लो नहीं करती, बट जो हीटिंग एलिमेंट्स होता है उसके अंदर वो क्या करता है, ग्लो करता है। इसका रीजन क्या दोगे आप। अब ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर इज ए रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, द अमाउंट ऑफ ए हीट प्रोड्यूस बाय इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। और ये आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अंदर किया था डेरिवेशन, वैसे मैं इसको कराऊंगा अभी। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। H हीटिंग एनर्जी इज इक्वल टू आई का मतलब होता है बच्चों करंट का स्क्वायर, और आर रेजिस्टेंस, टी का मतलब टाइम। अब आंसर आपने यहाँ से राइट डाउन करना है, ये एग्जैक्ट आंसर है इसका, द रेजिस्टेंस ऑफ ए एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज़ वेरी हाई। कि जो रेजिस्टेंस है किसका बच्चों, इलेक्ट्रिक हीटर का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है उसके एलिमेंट्स का। एज ए करंट फ्लो थ्रू इन दी हीटिंग एलिमेंट, जैसे ही करंट फ्लो करता है किसके अंदर से, उस हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर से, इट बिकेम बी टू हॉट, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड ग्लो रेड, इसलिए वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है रेड कलर का। तो सिंपल सी बात है, आंसर में आपने क्या लिखना है, जो हीटिंग एलिमेंट है किसका, इलेक्ट्रिक हीटर का, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। हाई होने की वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, और यदि करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो काफ़ी गर्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो ग्लो क्या दिखाई देगा बच्चों, रेड कलर का दिखाई देगा। ऐसे ही इसके अंदर ऑन दी अदर हैंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कोड इज ए लो, जो रेजिस्टेंस होता है किसका बच्चों, कोड, कोड मीन्स वायर का, वो काफ़ी कम होता है। इट डज नॉट बिकेम ए रेड, वो रेड दिखाई नहीं देगा, व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू इट, उसके अंदर से करंट ईजिली क्या हो जाता है, पास अप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल मीटर। आइडियल मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके MCQ क्वेश्चन के लिए, 0 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर। कि रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर का क्या होगा बच्चों, वो रहेगा इनफाइनाइट। ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर को आपने डिफाइन करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि 1 किलोवाट आवर ऑफ ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग ए 1 किलोवाट पावर रेटिंग इज़ यूज फॉर ए 1 आवर। तो क्या लिखा बच्चों इसके अंदर कि जो 1 किलोवाट आवर होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की जाती है, कंज्यूम की जाती है, वैन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसके द्वारा बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, हैविंग 1 किलोवाट पावर, उसकी जो पावर होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की 1 किलोवाट पावर होनी चाहिए, रेटिंग इज़ यूज फॉर ए 1 आवर, और कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए, तो उसको आप क्या बोलोगे, 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन एयर गैप। जो रेजिस्टेंस है एयर गैप का बच्चों वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, वेरी लार्ज, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। ये भी आपने एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ़ इट इज़ मेड ऑफ ए थिनर। यदि कोई भी पतली वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे आप कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इंक्रीज, जो उसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने आपको एक चीज़ बताई थी बच्चों, फैक्टर इफेक्टिंग दी कंडक्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये 3 कंडीशन के ऊपर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ के ऊपर करेगा बच्चों, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेचर ऑफ ए मटेरियल। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर टू बी लो और हाई, गिव ए रीजन। कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों किसका, वोल्ट मीटर का, वो ज़्यादा होता है या लो होता है, इसका रीजन दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर शुड बी हाई सो दैट इट इज़ ए नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम दी सर्किट। तो करंट जो होगा सर्किट के अंदर वो 0 के इक्वल होगा। अब इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीजन, क्योंकि वोल्ट मीटर को ऑलवेज कहाँ पर लगा दिया जाता है, पैरेलल सीरीज के अंदर, और जब भी ये पैरेलल में लगता है तो वहाँ पर करंट 0 के इक्वल ही होता है और उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हाउ डज द यूज ऑफ ए फ्यूज वायर प्रोटेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कि जो भी फ्यूज वायर है वो प्रोटेक्ट करती है किससे बच्चों, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रीजन क्या रहेगा, इफ़ ए करंट इज लार्जर, यदि करंट लार्ज है, देन इट इज स्पेसिफाई वैल्यू फ्लो इन दी सर्किट, जो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है वो फ्लो करेगी सर्किट के अंदर। टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूज वायर इंक्रीज टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ए सर्किट इज ए ब्रेक। तो इसमें क्या बोला बच्चों आपने कि यदि करंट ज़्यादा हो जाता है, इफ़ ए करंट इज ए लार्जर, द स्पेसिफिक वैल्यू फ्लो इन दी सर्किट, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। तो टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूज वायर इंक्रीज, जो टेम्परेचर है किसका, फ्यूज वायर का, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होगा तो बच्चों वो सर्किट आपका ब्रेकअप हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर का ये डेरिवेशन भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कि इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। अब क्या बोला गया इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है सर्किट के अंदर पर यूनिट टाइम होती है। अब इसका जो डेरिवेशन है बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के लिए। इफ़ W इज़ द अमाउंट ऑफ ए एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट इन टाइम t सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू क्या होगा, W/T होगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक पावर। अब यहीं से यदि हम बात करते हैं बच्चों कि वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q। और यहाँ से यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू दी करंट की वैल्यू, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू IT, और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो W इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V ऑलरेडी था, और Q की वैल्यू क्या आ गई, IT। अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं बच्चों पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क P इज इक्वल टू W/T। तो W की वैल्यू पुट कर देते हैं VIT और डिवाइड बाय T। तो T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, VI। अब इसके अंदर सेम दो वैल्यू पुट करनी है आपने अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू IR, एक बार V की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर बच्चों, और एक बार I की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही V की वैल्यू पुट करते हैं तो P इज इक्वल टू
आई आर इंटू आई, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ऐसे ही इसके अंदर आपने क्या करना है, सेकेंड कॉन्सेप्ट के अंदर एक तो वैल्यू ये पुट किया आपने v इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास बन गया p इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ऐसे ही i की वैल्यू पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, तो फिर बनेगा p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यदि हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पावर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होगी, वोट होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन 1 वोट। 1 वोट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज सेड टू बी इफ 1 वोट इफ द 1 एम्पियर ऑफ ए करंट फ्लो थ्रू इन दी सर्किट इन ए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोला गया बच्चों कि 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है 1 वोल्ट ऑफ ए करंट। मतलब क्या है कि बच्चों यहाँ पर ये बोल देते हैं कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इन दी सर्किट ऑफ ए 1 एम्पियर ऑफ ए करंट। सो दिस इज ए 1 वाट। ये हमारे पास क्या रहेगा 1 वोट रहेगा। अब आपको एक MCQ क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों कि जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की वो क्या रहेगी 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 746 वाट के इक्वल होता है। फिर हमारे पास एक 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ ए वर्क डन टू मेंटेन कंटिन्यू फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसकी जो SI यूनिट होती है वो रहेगी जूल। अब यदि यहाँ से हम क्या निकालते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालते हैं, दिस इज ए किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 आवर में 600 सेकेंड्स होती हैं। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बच्चों ये 3 6 और 10 की पावर 5 वाट सेकेंड बन जाता है। अब यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, अब ये 10 तो इसमें ऐड होगा और इस 10 से इसके अंदर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जूल बनेगा। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।